हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्वा एजुकेशन। माई सेल्फ राधा। और आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो ये जो है ये फूड सेफ्टी ऑफिसर 2019 का पेपर है। सो हम लोग इसको देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ जेल इज। कौन सा इनमें से जेल का एग्जाम्पल होगा? पहला दे रखा है यहाँ पे स्मोक, देन फोक, देन मिल्क, देन बटर। सो स्मोक किसका एग्जाम्पल होता है? स्मोक होता है सॉलिड एरोसोल। और फोक क्या होता है? फोग होता है एरोसोल। मिल्क किसका एग्जाम्पल है? इमल्शन का। और बटर किसका एग्जाम्पल है? बटर होता है जेल का एग्जाम्पल। जेल का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? बटर हो सकता है, चीज हो सकता है, कर्ड हो सकता है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ जेल। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बटर इज द एग्जाम्पल ऑफ जेल। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड। मतलब यहां पर क्या लिख रखा है? यहां पर ये पिलाई, फिम्ब्रई, ग्लाइकोकैलिक्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बैक्टीरिया के जो सेल होता है उसके लिए गए हैं पोर्शंस, और यहाँ पर साइड में उनके फंक्शंस लिखे गए हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से किसके साथ किसका फंक्शन जो है मिसमैच्ड होगा, इनमें से ढूंढना है। तो फिम्ब्रे क्या काम करती है? अटैचमेंट टू सरफेस। तो ये करेक्ट है। फिम्ब्रे क्या काम करती है? बैक्टीरिया के अटैचमेंट में हेल्प करती है किसी सरफेस से। पिलाई क्या होता है? पिलाई रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, एज अ सेक्स एपरेटस काम करता है, ये भी करेक्ट है। ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है? प्रोटेक्शन में काम करता है, टफ कवरिंग होती है तो बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? जैसे ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो क्या करेगी? बैक्टीरिया का जो इनर इन्वायरमेंट होगा, जो आउटर इन्वायरमेंट होगा, उससे एक बैरियर, एक सेपरेशन प्रोवाइड करवाएगी। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंगल लेयर्ड। बट हम लोग तो ये पढ़ते आ रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? लिपिड बाई लेयर। तो इनमें से कौन सा मिसमैच्ड देखने को मिल रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सिंगल लेयर्ड नहीं होती है, ये होती है लिपिड बाई लेयर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the limiting value of water activity for the growth of any microorganism। सो बैक्टीरिया जो होता है उसको यूजुअली क्या चाहिए होता है? उसको वाटर एक्टिविटी फॉर ग्रोथ ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक लिमिटिंग वैल्यू होनी चाहिए। अगर उस उतनी वैल्यू होगी तभी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर पाएगा, उससे ज़्यादा या उससे कम में ग्रो नहीं कर पाएगा। सो यूजुअली क्या देखने को मिलता है? यूजुअली देखने को मिलता है कि 0.91 इतनी जो है लिमिटिंग वैल्यू होती ही होती है जिस पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा। सो एवरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज अ लिमिट ऑफ वाटर एक्टिविटी। हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या होती है? लिमिट होती है वाटर एक्टिविटी की, बिलो विच इट विल नॉट वर्क या फिर इट विल नॉट ग्रो। जिससे कम अगर उसको मिलेगी वैल्यू तो वो ग्रो नहीं करेगा। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? 0.91। अब यहाँ पर कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए, तो यहाँ पर 0.91 कौन सा आएगा कि एक्टिविटी ग्रेटर देन 0.91, तो इतने पे ग्रो कर जाएगा लेकिन इससे कम पे ग्रो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बिलो लिमिटिंग एक्टिविटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल नॉट ग्रो। सो द करेक्ट आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्फाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन को कौन प्रोड्यूस करता है? सो पहला दे रखा है यहाँ पर एस्परजिलस स्पीसीज, दूसरा है साल्मोना स्पीसीज, तीसरा है फ्यूजेरियम स्पीसीज एंड फोर्थ इज स्ट्रेप्टोकोकल स्पीसीज। सो जो एफ्लाटॉक्सिन होता है उसको प्रोड्यूस करता है एस्परजिलस फ्लेवस, जो कि क्या होता है? एक फंगाई होता है, फंगस होती है ये। तो एफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस स्पीसीज। क्लियर? नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया प्रोड्यूस एल्फा टॉक्सिन। एल्फा टॉक्सिन को कौन सा बैक्टीरिया इनमें से प्रोड्यूस करता है? सो जो एल्फा टॉक्सिन है, अगर मैं बताऊं कौन कौन से बैक्टीरिया इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, सो वन इज क्लोस्ट्रीडियम perfringens। second one is staphylococcus aureus, and third one is pseudomonas
एरोजिनोसा। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं किसको? अल्फा टॉक्सिन को। तो इनमें से ना तो यहाँ पर अपने को स्टेफाइलोकोकस ऑरियस दिख रहा ना सूडोमोनास दिख रहा, तो कौन सा हो जाएगा? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। क्लियर है? सो अल्फा टॉक्सिन को कौन प्रोड्यूस कर रहा है? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। और एफ्लाटॉक्सिन को एस्परजिलस फ्लेवस फंगस प्रोड्यूस कर रही है। नेक्स्ट वन इज मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन आर। सो एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन का मेथड किसने दिया था? ये दिया था डूमास एंड जेल्डहल्स मेथड। तो एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन मेथड को इस नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज सोक्राट इज जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम। सोक्राट किससे तैयार किया जाता है? टोमेटो, पंपकिन, कॉलीफ्लावर या कैबेज। सोक्राट इज जनरली प्रिपेयर्ड फॉर, किससे प्रिपेयर किया जाता है? ये प्रिपेयर किया जाता है कैबेज मीन्स पत्ता गोभी से। नेक्स्ट वन इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बियर एंड वाइन। बियर और वाइन के फॉर्मेशन में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करता है? कौन सा करता है? हम लोग एक यीस्ट के बारे में मेनली पढ़ते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। और क्या प्रोड्यूस करती है ये? अल्कोहल प्रोड्यूस करेगी। एंड इज फर्मेंटेड एंड प्रोडक्ट इज, फर्मेंटेड एंड प्रोडक्ट क्या होगा? अल्कोहल लाइक इथेनॉल। इथेनॉल। तो फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बियर और वाइन का प्रोडक्शन करता है वो है सैक्रोमाइसिस सेरेविशिया, जो कि क्या करेगा? लास्ट में अल्कोहल या इथेनॉल प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्मेंटेड बाय कोजी। निम्नलिखित में से किसका किण्वित कोजी द्वारा होता है? तो कौन इसमें से बाय कोजी, फॉलोइंग इज फर्मेंटेड बाय कोजी, कौन होता है? तो इसका आएगा द प्रोडक्शन ऑफ सोया सॉस, सोयाबीन, मीसो एटेक्स्ट्रा। तो इन सब चीजों का प्रोडक्शन किया जाता है फर्मेंटेड बाय कोजी। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? सोयाबीन। तो निम्नलिखित में से किसका किण्वित कोजी द्वारा किया जाता है? तो सोयाबीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ जीटीपी। ध्यान रखना जीटीपी है नॉट एटीपी। जीटीपी फॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीट एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो यहां पर क्या होता है कि मान लो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए 3 फेजेस फॉलो होते हैं। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होती है। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट पाइरुवेट बनता है। 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट के से 2 बार सिट्रिक एसिड साइकिल रन होती है और सिट्रिक एसिड साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन होती है। यानी कि एक ग्लूकोज को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए 3 साइकिल होती हैं, ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल एंड ईटीसी। फर्स्ट वन इज दिस, सेकेंड वन इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस। और जीटीपी का प्रोडक्शन केवल देखने को मिलता है सिट्रिक एसिड साइकिल में। तो एक पाइरुवेट मॉलिक्यूल एक बार रन करेगा तो 1 जीटीपी, और टोटल ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट निकलते हैं, तो इसीलिए 2 जीटीपी का प्रोडक्शन देखने को मिलता है एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन में। क्योंकि एक ग्लूकोज से कितने मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट, और 2 बार पाइरुवेट सिट्रिक एसिड में जाएगा तो 2 बार ही जीटीपी प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एगेरिकस बाइस्पोरस इज। एगेरिकस बाइस्पोरस क्या होता है? ये एगेरिकस बाइस्पोरस इज एन एडिबल बेसिडायोमाइसिट्स, जो कि एक फंगस है। बेसिडायोमाइसिट्स मशरूम। ये एडेबल होता है यानी एक खाद्य पदार्थ होता है, अ फूड स्टफ। इसका क्या हो जाएगा? एगेरिकस बाइस्पोरस इज अ फूड स्टफ। नेक्स्ट वन इज फैटी एसिड आर ऑक्सीडाइज्ड बाय। क्या देखने को मिलता है जनरली? जो फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन
मेनली जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास में जैसे कि स्टेरिक एसिड है या फिर ओलिक एसिड है, तो ये क्या करेंगे, 16 या 18 कार्बन के होंगे और इधर से जब इनका बीटा ऑक्सीडेशन होता है लास्ट में क्या बन जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन की। तो यहाँ पर फैटी एसिड मोस्टली ऑक्सीडेशन किसके थ्रू देखने को मिलता है, बीटा ऑक्सीडेशन। सो फैटी एसिड्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय अल्फा एंड बीटा ऑक्सीडेशन। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज कैप्टाफोल इज एन। कैप्टाफोल क्या है, कैप्टाफोल क्या होता है, ये एक फंगीसाइड होता है। फंगीसाइड, फंगीसाइड का मतलब क्या होता है, फंगीसाइड का मतलब होता है कि जो फंगल डिसीज होते हैं, जैसे किसी भी इंडिविजुअल को फंगल डिसीज हो गया हो तो क्या करेगा, ये उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। फंगल डिसीज कंट्रोल में जो हेल्प करेगा उसको बोलते हैं फंगीसाइड। तो ये जो कैप्टाफोल होता है सारे जो फंगल डिसीज होते हैं उनको कंट्रोल कर सकता है, एक्सेप्ट प्लांट में कौन सी डिसीज हो जाए, पाउडरी माइल्ड्यूज। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये सारे जितने भी फंगल डिसीज होते हैं सबको कंट्रोल कर सकता है। तो कैप्टाफोल एक फंगीसाइड होता है, बट एक्सेप्शन भी इसका क्या होता है, पाउडरी माइल्ड्यू। इस फंगल डिसीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। नेक्स्ट वन इज, सो इसका क्या हो जाएगा, फफूंदनासी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एंटी हेमोरेजिक। हेमरेज के एंटी, यानी जो हेमरेज में क्या होता है, हेमरेज में ब्लड फ्लो देखने को मिलता है। जब ब्रेन हेमरेज वगैरह की कंडीशन आती है तो क्या देखने को मिलेगा, हेमरेज यानी कि ब्लड कैपिलरीज में से निकल के फ्लो होना स्टार्ट हो गया है। तो जो एंटी हेमरेजिक, जो हेमरेज की कंडीशन को होने नहीं देगा, वो कौन सा विटामिन है, वो होता है विटामिन के। विटामिन के, क्यों विटामिन के, क्योंकि विटामिन के ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करता है। जब भी कहीं पर कट लग जाता है या फिर वुंड हो जाता है तो वुंड के हीलिंग में भी ये काम करता है, यानी कि ब्लड के फ्लो को नहीं होने देता, उसको कंट्रोल कर देता है। सो विटामिन के क्या करेगा, विटामिन के प्रिवेंट और वी कैन से स्टॉप ब्लीडिंग। क्लियर है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी हेमरेजिक, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा एक प्रति रक्तस्रावी है, तो इसका हो जाएगा विटामिन के। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ एन एंजाइम। सो एंजाइम हम लोग को पता है एंजाइम क्या होता है, एंजाइम एक्ट एज अ कैटालिस्ट, एक्ट एज अ कैटालिस्ट, यानी क्या करता है, ये सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में। अगर एंजाइम ना हो, मान लो कोई सबस्ट्रेट है और उसको कंट्रोल होना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए मान लो 20 मिनट लग रहे हैं, लेकिन जब एंजाइम आ जाती है तो वही काम जल्दी से हो जाता है, नहीं सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में 3 मिनट में क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यानी क्या कर रहा है, ये जो एनर्जी हो रही थी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की, जो ज्यादा एनर्जी लग रही थी, अब वो एनर्जी कम लगेगी। तो एंजाइम क्या काम करता है, इट एक्ट बाय डिक्रीजिंग दी एक्टिवेशन एनर्जी, यानी एंजाइम की प्रेजेंस में जो एनर्जी लगेगी वो कम लगेगी, जल्दी काम भी हो जाएगा, नहीं सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट भी जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा और कम एनर्जी इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि एंजाइम एक्ट एज अ कैटालिस्ट। नेक्स्ट वन इज मिथाइल एंड इथाइल अल्कोहल आर डिटॉक्सिफाइड इन द ह्यूमन बॉडी बाय मिथाइल एंड इथाइल अल्कोहल आर डिटॉक्सिफाइड इन द ह्यूमन बॉडी बाय। मानव शरीर में मिथाइल व इथाइल अल्कोहल का विसहरण कैसे होता है, ये डिटॉक्सिफाइड कौन से प्रोसेस से होते हैं। सो इनका डिटॉक्सिफिकेशन देखने को मिलता है ऑक्सीडेशन से, वो ऑक्सीडेशन बाय एल्डिहाइड भी हो सकता है। सो इसका ऑक्सीडेशन से क्या देखने को मिलेगा, डिटॉक्सिफिकेशन देखने को मिलेगा मिथाइल और इथाइल अल्कोहल का फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट वन इज कंजम्पशन ऑफ रो एग वाइट कोज डिफिशियंसी ऑफ। अगर रो एग वाइट का ज्यादा कंजम्पशन किया जाए और वी कैन से प्रोलॉन्ग्ड, यानी लंबे टाइम तक प्रोलॉन्ग्ड कंजम्पशन किया जाए, सो इनमें से किसकी डिफिशियंसी देखने को मिलेगी, कच्चे अंडे के सफेद हिस्से के उपभोग से निम्न में से किसकी कमी होगी, किसकी डिफिशियंसी होगी। तो क्या देखने को मिलता है, जो एग वाइट होता है इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको बोलते हैं एविडिन, एविडिन प्रोटीन। और एविडिन की स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग किसके साथ होती है, मान लो ये एविडिन है, ये एविडिन है, तो ये स्ट्रॉन्गली किसके साथ बाइंड कर लेता है, ये स्ट्रॉन्ग बाइंड कर लेता है बायोटिन के साथ में। अब अगर एविडिन और बायोटिन ने बाइंडिंग कर ली
तो बॉडी में क्या हो जाएगा, जो फ्री बायोटिन है उसकी डिफिशियंसी देखने को मिलेगी. सो कंजम्पशन ऑफ रो एग व्हाइट कॉज डिफिशियंसी ऑफ बायोटिन. बायोटिन की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी अगर प्रोलॉन्ग्ड कंजम्पशन कर लिया जाए रो एग व्हाइट का. नेक्स्ट वन, which is not included in the five kingdom system of classification. Five kingdom classification. Five kingdom classification. So इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, इसके अंदर आता है एनिमल, प्लांट, फंगस, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा. ये आते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में, ये 5 इंक्लूड होते हैं. तो ये बोल रहे हैं इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का. सो पहला दे रखा है वायरस, वायरोइड्स एंड लाइकेंस. सेकंड है स्लाइम मोल्ड, थर्ड है बैक्टीरिया एंड फोर्थ है फाइकोमाइसेटिस. सो जो बैक्टीरिया होते हैं किसके अंदर आता है, मोनेरा के अंदर. मोनेरा का एग्जाम्पल में क्या आ जाता है, आर्किया एंड बैक्टीरिया. तो ये तो इंक्लूड होता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में. फाइकोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, ये होते हैं फंगस के. तो ये भी इंक्लूड हो रहा है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में. ये फंगस है तो ये फंगस का एग्जाम्पल है. मोनेरा का एग्जाम्पल बैक्टीरिया और आर्किया हो जाता है तो ये भी इंक्लूड हो रहा है. स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हो जाता है प्रोटिस्ट का. तो ये भी इंक्लूड हो रहा है प्रोटिस्ट की कैटेगरी में. सो इनमें से कौन सा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं होता. सो वायरस, वायरोड एंड लाइकेंस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट वन इज, यहां पर मैच करना है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में से कौन सा किसके साथ मैच हो रहा है, उसका फंक्शन किसके साथ मैच होगा. पहला दे रखा है कैल्शियम. सो कैल्शियम कहां पर हेल्प करता है, कैल्शियम जो ये ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करता है. कैसे हेल्प करता है, कैल्शियम जो है ये एक्टिवेट करेगा किसको, कैल्शियम एक्टिवेट थ्रोम्बोप्लास्टिन. थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिवेट करेगा और साथ साथ में क्लोटिंग फैक्टर. क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, 1 to 13 ये होते हैं क्लोटिंग फैक्टर, इनको एक्टिवेट करेगा. इसके अलावा कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में. और थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन फाइब्रोनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है. और फाइब्रिन क्या करता है, ब्लड का कोएगुलेशन करवाता है. ब्लड कोएगुलेशन मतलब अब ब्लड का फ्लो देखने को नहीं मिलेगा, कोएगुलेट हो जाएगा जैसा विटामिन के काम करता है. सो कैल्शियम कहाँ हेल्प कर रहा है, कैल्शियम ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प कर रहा है. ये करेक्ट मैच है यहाँ पर. सो ए का तो फर्स्ट हो जाएगा जो कि केवल एक ही ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में. सेकेंड वन इज सोडियम. तो मोस्टली हम लोग पढ़ते हैं कि सोडियम पोटेशियम क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक जो बैलेंस होता है वो मेंटेन करते हैं. सो मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम बिटवीन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड. सो ये भी करेक्ट है. नेक्स्ट है आयरन. आयरन कहाँ पर काम आता है, आयरन की मान लो अगर डिफिशियंसी हो गई, सो जो अपने रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाएगी और एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी अगर आयरन की डिफिशियंसी है तो. आयोडीन, आयोडीन कहाँ काम करता है, आयोडीन जो है वो जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड से T3, T4 ये जो हॉर्मोन्स होते हैं इनके रिलीज में हेल्प करता है. तो थायराइड हार्मोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है आयोडीन. सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का, बी का सेकंड के साथ, सी का थर्ड और डी का फोर्थ के साथ कॉम्बिनेशन. सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोकैरियोट्स. इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट्स के बारे में ट्रू नहीं है. सो प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के पास में न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होता है. अब अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होगी. सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये भी एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट. सेकेंड वन इज, इनके पास 70S राइबोसोम देखने को मिलेगा और ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोइड देखने को मिलेगा. इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया ये भी एब्सेंट होगा. सो मेनली क्या देखने को मिलेगा, प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ऑर्गेनेलिज जो हैं वो एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर. तो माइटोकॉन्ड्रिया भी किसका एग्जांपल आ जाता है, ऑर्गेनेली का. सो प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में. तो ये गलत है, ये बोल रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया. सो नहीं होता है, सो इट इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोकैरियोट्स. नेक्स्ट वन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कैटफिश. कैटफिश का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है वेलेगो अट्टू. नेक्स्ट वन इज,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड क्लोटिंग फैक्टर इज नोन एज हेजमैन फैक्टर. सो टोटल मैंने अभी बताया था आपको कि टोटल क्लोटिंग फैक्टर 1 to 13 होते हैं. इफ यू वांट कि ब्लड कोएगुलेशन के ऊपर एक लेक्चर लेके आ जाए, सो प्लीज आप कमेंट करना. इफ यू वांट दैट एक ब्लड कोएगुलेशन के ऊपर एक लेक्चर लाया जाए, सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड क्लोटिंग फैक्टर इज नोन एज हेजमैन फैक्टर. इनमें से किसको हेजमैन फैक्टर बोला जाता है? कौन से क्लोटिंग फैक्टर को? टोटल 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं. सो इनमें से कौन सा हेजमैन क्लोटिंग फैक्टर होगा? सो इसका आ जाएगा 12. सो करेक्ट आंसर इज दिस. नेक्स्ट वन इज, यहां पर भी नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को. लिस्ट 1 में कनेक्टिव टिश्यू दे रखे हैं और लिस्ट 2 में उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं. सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबसे इजी वाला, दैट इज डी, स्पेशलाइज्ड मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू, जो मैच्योर्ड होंगे. सो कौन कौन से होंगे मैच्योर? बोन्स, कार्टिलेज, ब्लड, ये सारे हो जाएंगे. सो डी का थर्ड, जो कि 2 ऑप्शन में है, इसमें और इसमें. नेक्स्ट वन इज एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू. एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू कैसे होते हैं? मेसेनकाइमल इन ओरिजिन होंगे, तो मेसेनकाइम आ जाएगा. सो सी का सेकंड, जो केवल थर्ड ऑप्शन में है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड. यानी कि लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल हो जाएगा एडिपोज टिश्यू, और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल हो जाएगा टेंडोन एंड लिगामेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ब्लड इज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट विल बी. इफ द लिपिड इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. सो मैं आपको एक टेबल प्रोवाइड कर रही हूं. मान लो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट and respiratory quotient. अगर respiratory substrate अगर कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज है, तो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट की वैल्यू क्या होती है? 1. व्हाट इफ अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट लिपिड हो, या फिर जिसको फैटी एसिड बोल सकते हैं. सो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट की क्या वैल्यू होगी? रेस्पिरेटरी क्वोशेंट की वैल्यू होगी 0.7. और अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन है, तो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट की क्या वैल्यू होगी? 0.9. तो क्या पूछ रखा है यहाँ पर कि लिपिड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, तो वैल्यू क्या होगी? 0.7. सो 1 तो नहीं होगी. लेस देन 1, मोर देन 1, 0. 0 भी नहीं है, मोर देन 1 भी नहीं है, लेस देन 1 है, 1 से कम है. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लेस देन 1. अगर लिपिड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, देन रेस्पिरेटरी क्वोशेंट की वैल्यू लेस देन 1 होगी, मीन 0.7 होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एडिशन टू थायरोक्सिन, T4 एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन, T3 थायराइड ग्लैंड सीक्रेट. T3 T4 के अलावा थायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? जनरली क्या देखने को मिलता है? जो हाइपोथैलेमस होगा वो क्या करता है? वो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को. एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करेगी, जो कि थायराइड ग्लैंड से T3 T4, जो कि मेनली आयोडीन के साथ मिलकर काम करेंगे. T3 T4 के अलावा कैल्सीटोनिन, इसको रिलीज करवाएंगे. कैल्सीटोनिन क्या काम करता है? कैल्सीटोनिन ब्लड में जब कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो ब्लड से कैल्शियम का लेवल डिक्रीज कर देता है और उस कैल्शियम को हड्डियों में या बोन्स में स्टोर कर देता है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्सीटोनिन. थायराइड ग्लैंड T3 T4 के अलावा कैल्सीटोनिन को रिलीज करेगा. नेक्स्ट वन इज, इन टिश्यू कल्चर कैलस इज. टिश्यू कल्चर में कैलस क्या होता है? जब हम टिश्यू कल्चर करते हैं, तो यहाँ पर एक अनडिफरेंशिएटेड मास. अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड, जिसका अभी फेट कंफर्म नहीं है, फ्यूचर कंफर्म नहीं है, या फिर उसको इन फ्यूचर क्या बनना है वो अभी कंफर्म नहीं है. सो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा, एक स्टेम सेल जैसा इसका बिहेवियर होता है. तो कैलस क्या हो जाएगा? कैलस इज एन अनऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी डिवाइडिंग, क्योंकि कैलस क्या करता है? डिवाइडिंग अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल दैट मेंटेन इन टिश्यू कल्चर. सो ये डेफिनेशन होती है कैलस की. नेक्स्ट वन, व्हाट इज ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन. इनमें से कौन सा बीटी टॉक्सिन के बारे में सही है? सो बीटी टॉक्सिन, बैसिलस थोरेनजेनेसिस टॉक्सिन. तो जनरली क्या होता है, जैसे कोई भी प्लांट वगैरह होते हैं, जैसे हर्बिसाइड्स हो गए, ठीक है, जैसे इंसेक्ट हो गए, इंसेक्ट वगैरह आके फीड कर लेते हैं, प्लांट को खा लेते हैं. तो इंसेक्ट वगैरह से बचने के लिए
साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ मॉडिफिकेशन किए, ऐसे प्लांट्स को बनाया जो क्या है, जो कि इंसेक्टिसाइड है, यानी इंसेक्ट से रेजिस्टेंट है, इंसेक्ट्स वगैरह को अपने ऊपर फीड नहीं होने देते। जिनमें से एक बीटी टॉक्सिन क्या करता है, बीटी टॉक्सिन मान लो फॉर एग्जाम्पल ये मान लो कोई प्लांट है और इसके ऊपर किसी इंसेक्ट ने फीड किया। अब जैसे इंसेक्ट के ऊपर ये फीड करेगा और इसमें बीटी टॉक्सिन जीन है यानी क्राई जीन है, तो बीटी टॉक्सिन है इस प्लांट में और इस इंसेक्ट ने इसके ऊपर फीड किया, तो अब वो बीटी टॉक्सिन इस इंसेक्ट के कहाँ पर चला गया, स्टमक में चला गया, गट में चला गया। और जैसे उसके गट में जाएगा उस वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, जनरली वो जो टॉक्सिन है वो एक्टिवेट हो जाएगा इसके स्टमक में जाके, और जैसे एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होते ही इस इंसेक्ट को खत्म कर देगा, क्योंकि बीटी टॉक्सिन की प्रॉपर्टी क्या है, इंसेक्टिसाइड यानी इंसेक्ट को मारने की। सो क्या होता है बीटी टॉक्सिन, द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन। इनएक्टिव जनरली तो बीटी टॉक्सिन या क्रायोटॉक्सिन जब प्लांट में इनएक्टिव रहता है, लेकिन जैसे ही इंसेक्ट उसको फीड करेगा, इंसेक्ट के अंदर जाके एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इंसेक्ट के जो स्टमक की पीएच होती है वो कैसी होती है, एल्कलाइन। सो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म इन द पेस्ट या इंसेक्ट गट ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच, और इंसेक्ट की डेथ देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट वन इज द प्रोटियोलिटिक। प्रोटियोलिटिक क्या होता है, प्रोटियोलिटिक का मतलब होता है जो कि प्रोटीन का डिग्रेडेशन में हेल्प करेगी। सो प्रोटीन डिग्रेडेशन में कौन हेल्प करेगी, पेप्सिन। नेक्स्ट, an increase in the concentration of toxicant which are neither metabolized nor excreted and get deposited as successive tropic level is called। जैसे मान लो लोअर ट्रोपिक लेवल से अपर ट्रोपिक लेवल के बारे में बात हो रही है। मान लो कोई टॉक्सिन है, नीचे वाला जो ऑर्गेनिज्म है लोअर ट्रोपिक लेवल का, उसने फीड किया, उसके बाद क्या होता है, वो टॉक्सिन अपर ट्रोपिक लेवल तक जाता जाए, ना तो वो मेटाबोलाइज होगा क्योंकि टॉक्सिन है, तो ना तो वो खत्म होगा ना वो डिग्रेड होगा, वो क्या होता जाएगा, लोअर ट्रोपिक लेवल से हायर ट्रोपिक लेवल तक जाता जाएगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, जब कोई टॉक्सिक सब्सटेंस लोअर ट्रोपिक लेवल से हायर ट्रोपिक लेवल तक जाता है। सो बायोमैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या होगी, टॉक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन लोअर टू सक्सेसिव ट्रोपिक लेवल तक जाना, दैट इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट वन इज द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट इज कॉल्ड। जब हम लोग इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो रखा है और उस पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करें, पर्यावरणीय प्रदूषकों के निम्नीकरण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग। जब हम इन्वायरमेंट में अगर पॉल्यूशन है या पोल्यूटेंट्स हैं उनको खत्म करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायो रेमिडिएशन। बायो का मतलब क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज किया जा रहा है रेमिडिएशन प्रोसेस में, तो इसका क्या हो जाएगा, बायो रेमिडिएशन। सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को मीन, मीडियन और मोड ये पता करना है। यहाँ पे हम लोगों को क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे के रख रखी है। सो सबसे पहले हम लोग मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। सो मीन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, जिसको हम लोग किसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स से। क्लियर है। नेक्स्ट, इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सो ये जो यहां पर क्लास इंटरवल में वैल्यूज दे रखी हैं, ये फर्स्ट जो क्लास है ये दे रखी है 30 to 40, और अगर मेरे को मिड पॉइंट निकालना है इस क्लास इंटरवल का तो कैसे निकलेगा, 30 + 40 डिवाइड में 2, तो 30 + 40 कितना हो जाता है, 70 डिवाइड में 2 कितना निकल के आ जाएगा, 35 निकल के आ जाएगा मिड पॉइंट ऑफ दिस क्लास इंटरवल, जो कि 30 to 40 के बीच में है। सो इसका क्या निकल के आ गया मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट निकल के आया 35। इन द सेम वे सेकंड क्लास इंटरवल क्या है, 40 to 50। इसका अगर मिड पॉइंट निकालना हम लोगों को तो क्या करेंगे, 40 + 50 कितना हो जाता है, 90, तो 90 डिवाइड में 2, तो मिड पॉइंट क्या निकलेगा इसका, 45। इन द सेम वे 50 + 60, इसका क्या निकलेगा मिड पॉइंट, तो 50 + 60 कितना होता है, 110, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या निकल के आएगा, 55। सो इस तरीके से करके हम लोग सबका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। 60 + 70 इसका मिड पॉइंट आएगा 65, 70 to 80 का मिड पॉइंट आएगा 75, और इसका मिड पॉइंट आएगा 85। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग क्या पता करेंगे, फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से, और मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे एफ
इंटू एक्स यानी एफ एक्स। तो मल्टीप्लाई करेंगे 18 इंटू 35, तो ये कितना निकल के आएगा? तो यहां पर हम लोग किसकी वैल्यू पता करने हैं? एफ एक्स की। तो 18 इंटू 35 निकल के आएगा 630, और 37 इंटू 45 इसकी वैल्यू निकल के आएगी 1665, 1665। सेम इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे इनको। तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी? इसकी वैल्यू निकलेगी 2475, इसकी वैल्यू निकलेगी 1755, इसकी वैल्यू निकलेगी 1125, और इसकी निकलेगी 680। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो एफ एक्स की जितनी वैल्यूज निकली है इनका सम करेंगे। सम करने के बाद कितनी वैल्यू आएगी? सम करने के बाद टोटल वैल्यू आएगी 8330। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जितना फ्रीक्वेंसी का सम आता है, कितना सम आएगा फ्रीक्वेंसी का टोटल? सो 18, 37, 45, 27, 15 और 8, ये टोटल बनेगा 155। सो फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का? सो मीन इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स अपॉन एन, ये होता है, जिसमें हम लोगों ने पहले x की वैल्यू निकाली और f और x को मल्टीप्लाई किया तो एफ एक्स की वैल्यू निकल के आ गई, जो कि 8330 निकल के आई। और n क्या होता है? n होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो n की वैल्यू 150 निकल के आई। सो 8330 डिवाइड बाय 150, सो कितना निकलेगा? ये निकल के आएगा 55.53, ये निकल के आया 55.53। सो मीन वैल्यू कितनी हो जाएगी? मीन वैल्यू हो जाएगी 55.53, जो कि दो ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में। सो सेकंड ऑप्शन कट हो जाता है और थर्ड ऑप्शन भी कट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग पता करेंगे मोड वैल्यू। मोड किस तरीके से निकलेगा? सो यहां पर देखो, मोड वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ये चेक करेंगे कि कौन सा इनमें से क्लास है जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है। सबसे ज्यादा ये है फ्रीक्वेंसी और ये क्लास इंटरवल। तो फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा दिख रही है? फ्रीक्वेंसी 45 सबसे ज्यादा है। तो 50 to 60 क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। क्लियर है? तो हमारी मॉडल क्लास कौन सी हो गई? ये हो गई 50 to 60 वाली। इसकी लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट है 50। देन हम लोग को क्या पता करना है? फ्रीक्वेंसी, जिसको F1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ये है 45। नेक्स्ट यहां पर मोड निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? मोड निकालने के लिए हम लोगों को ये जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है 45, इसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसी और आगे वाली फ्रीक्वेंसी दोनों चाहिए होंगी। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम लोग F1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इससे आगे वाली फ्रीक्वेंसी को F2 से, और जो इससे पीछे वाली उसको F0 से। तो हम लोग को ये तीनों वैल्यू चाहिए होंगी मोड निकालने के लिए। सो मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड में 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये आई क्या है यहां पर जो हम लोग ने इंटू किया है? ये आई होता है ये जो क्लास इंटरवल के बीच में डिफरेंस है। 50 और 60 वैल्यू है, तो 60 और 50 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। तो आई वैल्यू क्या है? 10 है। और जब हम लोग इन सारे वैल्यू को पुट करेंगे, लोअर लिमिट है 50, सो 50 प्लस F1 कितना है? 45, F0 कितना है? 37, डिवाइड में 2 इंटू 45 माइनस 37 माइनस 27, F2 इंटू आई है 10। तो टोटल वैल्यू निकल के आएगी ये, जब ये अंदर का पूरा सोल्व होगा ब्रैकेट का, तो ये निकल के आएगी 3.08। तो मोड की वैल्यू निकल के आ जाएगी 53.08, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वन। सो ये है इसकी मीन वैल्यू, ये है इसकी मोड वैल्यू। क्लियर है? और मीडियन इसकी निकल के आएगी 54.44। मीडियन वैल्यू कैसे निकल के आएगी? मीडियन वैल्यू के लिए हम लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? जैसे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर मेरे को निकालनी हो, जो यहाँ पर क्या दे रखा है 1837,
सो 18 प्लस 37 जो निकल के आएगी वैल्यू उसको प्लस करते चलेंगे. सो जो फॉर्मूला यूज होगा मीडियन के लिए वो होगा लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू h. सो इस फॉर्मूले से जब आप लोग निकालोगे तो मीडियन की वैल्यू निकल के आएगी 54.44. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टोफेरिन जीन हैज बीन यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक एनिमल. तो लैक्टोफेरिन जीन कहां पर यूज होता है? काऊ के केस में, कैटल के केस में. नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, कि डिमांड और प्राइस के बीच में क्या रिलेशन होता है. अगर मान लो कोई चीज है जिसकी डिमांड कम है, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि मान लो कोई चीज है जिसका प्राइस बहुत ज्यादा है. अगर किसी चीज का प्राइस बहुत ज्यादा है तो उसको खरीदने वाले लोग भी कम होंगे, क्योंकि अगर ज्यादा प्राइस है किसी चीज का, ज्यादा प्राइसली है, तो लोग भी उसको कम खरीदेंगे, तो डिमांड क्या होगी? कम होगी. और अगर कोई चीज है जिसका प्राइस कम है तो उसको खरीदने वाले लोग भी ज्यादा होंगे, यानी उसकी डिमांड भी ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा लोग उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं. तो अगर प्राइस ज्यादा है तो खरीदने वाले कम होंगे, इट मीन्स डिमांड कम होगी. और अगर किसी चीज का प्राइस कम है तो उसकी डिमांड क्या देखने को मिलेगी? ज्यादा. तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? इनवर्स रिलेशन. सो रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस इज पॉजिटिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन होता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रहा है, कोई बेनिफिट होता. नो कोरिलेशन भी नहीं है, क्योंकि कोरिलेशन तो है एक चीज बढ़ रही है एक चीज घट रही है. तो यहां पर कौन सा कोरिलेशन देखने को मिलेगा? प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्ट्रिक्ट जयपुर, अजमेर, टोंक एंड दौसा कम अंडर विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ राजस्थान. तो ये जितने डिस्ट्रिक्ट या जिले दे रखे हैं ये किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ राजस्थान, एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर, सो यानी कि कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत ये जो डिस्ट्रिक्ट या जिले दे रखे हैं किसके अंतर्गत आते हैं? सो इसका क्या हो जाएगा? ये किसके अंडर आते हैं? सेमी एरिड एस्ट्रन प्लेन, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र. नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम इन्वॉल्विंग एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट क्रॉप. एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम इन्वॉल्विंग एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट्री क्रॉप्स. सो जो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है इनमें से कौन सी एग्रीकल्चर फॉरेस्ट क्रॉप को इन्वॉल्व करता है? एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम. सो कौन से को इन्वॉल्व करता है? एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम, यानी कृषि वन वृक्ष पद्धति. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं यहाँ पर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बंच टाइप वेराइटी ऑफ ग्राउंडनट. ग्राउंडनट मीन्स मूंगफली. तो इनमें से कौन सी बंच टाइप वेराइटी है किसकी? ग्राउंडनट की. तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा गिरनार 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन इज. स्टैंडर्ड डिविएशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इससे रिप्रेजेंट किया जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन को. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, और वी कैन से मीन वैल्यू होल स्क्वायर डिवाइड में एन. सो ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का. तो इसका क्या हो जाएगा? दिस इज द करेक्ट आंसर. ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट, which variety of mango is susceptible to spongy tissue. इनमें से कौन सी मैंगो की वैरायटी जो है वो ससेप्टेबल है स्पॉन्जी टिश्यू के लिए? सो कौन सी ससेप्टेबल होगी? सो इसका हो जाएगा अल्फांसो इज द वैरायटी ऑफ मैंगो दैट इज ससेप्टेबल टू स्पॉन्जी टिश्यू. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ ओनियन प्रोड्यूस व्हाइट कलर्ड बल्ब. कौन सी ओनियन की वैरायटी है जिसमें व्हाइट कलर्ड बल्ब जो है वो प्रोड्यूस करती है? सो कौन सी वैरायटी होती है? वो होती है भीमा शुभ्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्का रक्षक इज एन इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ. सो ये जो नाम है अर्का रक्षक, ये किसकी वैरायटी होती है? टोमेटो मीन्स टमाटर. नेक्स्ट, एज पर बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स DAHD and FGOI milk production in India
इन द ईयर 2017-18 वॉज कितने मिलियन टन देखा गया था पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन यानी फिशरी। तो कितना देखा गया था इसका ऑल ओवर टर्नओवर 2017-18 में? सो ये कितना देखा गया था? 170 to 180 मिलियन टन। नेक्स्ट, पंतरागिनी इज अ वैरायटी ऑफ, ये किसकी वैरायटी है? ये है फेनुग्रीक मींस मेथी की। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, पैरासिटिक वीड एसोसिएटेड विद मस्टर्ड इज, कौन सा पैरासिटिक वीड, कौन सा पैरासाइट मस्टर्ड मीन सरसों के साथ एसोसिएटेड है? सो कौन सा पैरासाइट होता है सरसों के लिए? तो इसका हो जाएगा ओरोबेंकी इज द पैरासिटिक वीड इन केस ऑफ मस्टर्ड मीन्स सरसों। नेक्स्ट, राजस्थान रैंक डैश इन पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी इन इंडिया। सो इंडिया में राजस्थान कौन से रैंक पे आता है मिल्क अवेलेबिलिटी के केस में? सो ये आता है थर्ड रैंक पे इन केस ऑफ मिल्क अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट, इन इंडिया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिल्क इज यूटिलाइज्ड इन, इंडिया में जितना मिल्क प्रोडक्शन होता है उस मिल्क का मैक्सिमम अमाउंट कहाँ यूज किया जाता है? सो मैक्सिमम जो अमाउंट ऑफ मिल्क होता है वो हम लोग किस फॉर्म में यूज कर देते हैं? लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड मिल्क को बेसिकली ड्रिंक करने के लिए या फिर उसको बेचने के लिए मोस्टली हम लोग किसको यूज करते हैं? लिक्विड मिल्क को मैक्सिमम अमाउंट में यूज किया जाता है इन इंडिया। नेक्स्ट, गेस्टेशन पीरियड ऑफ काउ इज, काउ का गेस्टेशन पीरियड कितना होता है? तो काउ का गेस्टेशन पीरियड नियरली टू ह्यूमन ही होता है 9 to 10 मंथ। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेगनेंसी पीरियड। तो कितना होगा ये? अप्रोक्स 9 मंथ, 9 to 10 मंथ। तो यहाँ पर डेज में पूछा गया है तो अप्रोक्स अगर मान के चले तो पर मंथ 30 डेज मान के चलते हैं। सो इनटू 9, सो अप्रोक्स 270 डेज। सो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 280 to 285 डेज इज द गेस्टेशन पीरियड ऑफ काउ। नेक्स्ट, रेट ऑफ फीडिंग कोलोस्ट्रम टू अ न्यूबॉर्न काफ इज, जो न्यूबॉर्न काफ होता है, बछड़े वगैरह होते हैं गाय के, तो उनको कितना मिल्क फीड करवाया जाता है? कोलोस्ट्रम फीड करवाया जाता है। सो ये करवाया जाता है 10 to 12% ऑफ देयर बॉडी वेट। तो उनके बॉडी वेट के जितना बॉडी वेट होता है उसका 10 to 12% उनको फीड करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मली डैश इज यूज्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ बटर, इनमें से कौन सा पेपर जो है वो बटर की पैकेजिंग के लिए यूज किया जाता है? तो मोस्टली जो यूज किया जाता है वो पार्चमेंट पेपर किया जाता है। सो पार्चमेंट पेपर इज मोस्टली यूज फॉर बटर पैकेजिंग। और कल हम लोगों ने एक चीज और डिस्कस की थी कि बटर किसका एग्जाम्पल आता है? जेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजेटिव एजेंट ऑफ हेमरेज सेप्टिसीमिया इज, सो हेमरेज सेप्टिसीमिया को कौन कोज करता है? सो इसका आंसर हो जाएगा पैस्चुरिलिया मल्टोसिडा is the causative agent of hemorrhagic septicemia. Next question, husk ratio seed of isabgol, जो इसबगोल हम लोग यूज करते हैं उसमें हस्क और सीड का कितना रेशियो मिलाया जाता है? सो उसमें जो रेशियो पाया जाता है वो पाया जाता है 25 to 75. Next question is, microbes that have beneficial effect on health of consumer are called. तो इनमें से कौन सा माइक्रोब है जिसका ह्यूमन हेल्थ पर अच्छा इफेक्ट होता है और वी कैन से जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है? प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, सिनबायोटिक, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक तो हमें पता है कि हम लोग जो मेडिसिन आते हैं वो एंटीबायोटिक्स दवाइयां हम लोग कंज्यूम करते हैं टू फाइट अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो इनमें से पूछोगे जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो। सो यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक है प्रीबायोटिक और एक टर्म यहां दे रखा है प्रोबायोटिक। सो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक में क्या डिफरेंस होता है? सो प्रीबायोटिक ये होता है फूड फॉर गुड बैक्टीरिया। सो प्रीबायोटिक फूड होता है
बैक्टीरिया के लिए, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, उनके लिए फूड जो होगा उस फूड को प्रीबायोटिक बोलते हैं। तो फूड फॉर गुड बैक्टीरिया इज कॉल्ड प्रीबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या होता है? प्रोबायोटिक इज अ गुड बैक्टीरिया लिविंग इन आवर गट। और ये और कहाँ काम आते हैं प्रीबायोटिक? हेल्प टू ब्रेक or we can say digest food and support or maintain good health, so जो प्रोबायोटिक होते हैं ये कहां पर काम आते हैं? गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। सो प्रोबायोटिक इज द माइक्रोब्स दैट हैव बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ कंज्यूमर। और ये हमारा जो फूड हम लोग इनटेक करते हैं उसके डाइजेशन और ब्रेकडाउन में भी हेल्प करते हैं, एज वेल एज ये कहाँ पाए जाते हैं? गट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। गट गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि गट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, एक्ट इन पार्लियामेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुई थी? सो ये आप लोग को पता होगा 2006 में हुई थी। एंड इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर, कौन से ईयर में इम्प्लीमेंट हुआ था इसका? 2011 में। नेक्स्ट, निमोनिया इन एनिमल्स अकर्स ड्यू टू फॉल्टी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज। सो गलत तरीके से दवाई देने से होने वाले जानवरों में निमोनिया को क्या कहते हैं? जो कि फॉल्टी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, यानी रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, यानी गलत अगर दवाइयां खा ली जाएं तो इनमें से कौन सा निमोनिया जो है एनिमल्स के केस में देखने को मिल सकता है? सो इसका हो जाएगा ड्रेंचिक निमोनिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इथाइलिन स्क्रबर इन स्टोरेज ऑफ फ्रूट। इनमें से कौन सा इथाइलिन स्क्रबर जो है वो फ्रूट वगैरह को जो हम लोग स्टोर करके रखते हैं फलों को, तो कौन सा यूज किया जाता है? तो फ्रूट वगैरह के स्टोरेज के लिए पोटेशियम परमैंगनेट को मेनली फॉर द स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 कंटेन डैश नंबर ऑफ सेक्शन। जो FSS एक्ट है, FSS एक्ट 2006, इसमें कितने नंबर ऑफ सेक्शंस होते हैं? सो इट कंटेन 101 सेक्शंस। नेक्स्ट, फैट कंटेंट ऑफ व्हिपिंग क्रीम रेंज फ्रॉम। सो व्हिपिंग क्रीम आप लोग ने देखा होगा जो हम लोग मेनली केक वगैरह के टॉपिंग के लिए यूज करते हैं, व्हाइटिश कलर की जो होती है। सो उसमें जब आप लोग उसका पैकेट देखोगे तो उसमें लिखा भी हुआ था फैट कंटेंट कितना होता है। सो फैट कंटेंट ऑफ व्हिपिंग क्रीम इज रेंजेस फ्रॉम, कितना होगा? 30 to 40% फैट कंटेन करके रखती है व्हिपिंग क्रीम, जो आप देखते हो कि मेनली केक वगैरह में टॉपिंग की जाती है व्हिपिंग क्रीम की, जो कि व्हाइटिश कलर की होती है। उसमें 30 to 40% फैट कंटेंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल प्रिजर्वेटिव इन फूड इज। इनमें से कौन सा मोस्टली फूड के प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है? सो फूड के प्रिजर्वेशन के लिए इनमें से जो ज्यादातर यूज किया जाता है वो है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स अ फ्रूट स्क्वैश शुड कंटेन एटलीस्ट डैश फ्रूट जूस पर पल्प। तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स फ्रूट स्क्वैश शुड कंटेन एटलीस्ट डैश फ्रूट जूस, तो कितना कंटेन करके रखता है फ्रूट पल्प या फ्रूट जूस? So it contain 20 to 30% of fruit juice. Next question. As per annual survey of industries, as per annual surveys of industry 2016 to 17, the highest number of registered and unincorporated food processing unit are in which state? 2016-17 में जो सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड और अनइनकॉर्पोरेटेड फूड प्रोसेसिंग यूनिट प्रेजेंट है? तो उस सर्वे में ये देखा गया था कि आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है देखी गई थी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ कैन विच इज यूज्ड फॉर कैनिंग ऑफ एसिडिक रेड फ्रूट। इनमें से कौन सा कैन है जो कि एसिडिक रेड फ्रूट की कैनिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए यूज
किया जाता है। सो जो यूज किया जाता है वो किया जाता है आर इनेमल। आर इनेमल जिसमें आर स्टैंड्स फॉर रेगुलर, R stands for regular. So R enamel means regular enamel. और ये क्या क्या इंक्लूड करके रखता है? It includes phenolic resin and H3PO4 and BPA epoxy. सो आर इनेमल में जो आर है उसका मतलब क्या होता है? रेगुलर। सो आर स्टैंड फॉर रेगुलर इनेमल, जो कि किन किन चीजों से मिलकर बनता है? फिनोलिक रेसिन, H3PO4 एंड BPA एपॉक्सी, इन चीजों को कंटेन करके रखता है। और ये जो आर इनेमल कैन है ये मोस्टली यूज किया जाता है एसिडिक रेड फ्रूट की कैनिंग के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। सो द क्वेश्चन इज द एंजाइमेटिक ब्राउनिंग इन कट सरफेस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इज ड्यू टू, यानी जो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग का मतलब क्या है? कोई फ्रूट है या फिर कोई वेजिटेबल है जिसको हम लोगों ने कट करके रखा हुआ है और उस कट सरफेस पे फ्रूट या वेजिटेबल के ब्राउन कलर का होना, दैट इज कॉल्ड एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। तो ये किस वजह से देखने को मिलती है? तो जब हम लोगों ने ये वाला टॉपिक डिस्कस किया था तो हम लोगों ने देखा था वहां पर कि पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज विद द फिनोलिक इंटरेक्शन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। पॉलीफिनोलेज ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। सो इट इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रेश वेजिटेबल इन इंडिया इन ईयर 2017 to 18, यानी कि ईयर 2017 और 18 में इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इंडिया में सबसे ज्यादा फ्रेश वेजिटेबल उगाने वाला कौन सा स्टेट था? वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। सो 2017-18 में फ्रेश वेजिटेबल उगाने वाला जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था वो था वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लाइमेट्रिक फ्रूट ग्रो बिटवीन 16 to 26 डिग्री सेल्सियस एंड इन सोइल pH 6 to 7। तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्या होते हैं? क्लाइमेट्रिक फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जो आफ्टर हार्वेस्टिंग राइपनिंग जिनमें देखने को मिलती है। और नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट कौन से होते हैं? नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट वो होते हैं जो राइपनिंग नहीं होती जिनमें आफ्टर हार्वेस्टिंग। सो क्लाइमेटिक फ्रूट क्या होंगे? राइपन आफ्टर हार्वेस्टिंग, एंड नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट कैन नॉट राइपन आफ्टर हार्वेस्टिंग। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो ग्रो करेगा 16 to 26 डिग्री सेल्सियस और pH 6 to 7 इतने पे जो ग्रो करेगा? दैट इज एवोकाडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, remains of fortification have been recovered from which Chalcolithic site? दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? सो जीके के क्वेश्चन है, अब आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे जीके के क्वेश्चन है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बालाथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच कल्चरल स्टेज ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल रिमेन ऑफ ब्लड फील्ड हैव बीन रिकवर्ड, यानी प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं? प्री हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन कल्चर, कैल्कोलिथिक कल्चर, नियोलिथिक कल्चर, यानी कि प्राग हड़प्पा युगीन संस्कृति, हड़प्पा युगीन संस्कृति, ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति या नवपाषाण युगीन संस्कृति। सो इसका क्या हो जाएगा? प्री हड़प्पन कल्चर या फिर प्राग हड़प्पा युगीन संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर कंस्ट्रक्टेड द फोर्ट ऑफ तारागढ़ इन बूंदी, यानी कौन से फोर्ट किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? बैरीसाल, वार सिंह, सुभानदेव, राव नरपाल। सो किसने करवाया था? वार सिंह ने। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस हैव बीन आइडेंटिफाइड एज पोलियेतालो मेंशन्ड बाय युआन च्वांग, यानी युआन च्वांग द्वारा उल्लेखित पोलियेतालो के रूप में किस स्थान की पहचान की गई है? सो किसकी की गई है? बैराट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एगमार्क एक्ट 1937 कम अंडर, किसके अंडर आएगा? एगमार्क एक्ट 1937 डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर,
गवर्नेंस ऑफ इंडिया, या फिर डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड कोऑपरेशन, या डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेटेरोलॉजी? किसके अंदर आएगा? सो इट्स कम्स अंडर डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। सो डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन यानी कि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान डडीकर रॉक आर्ट साइट इज लोकेटेड? यानी राजस्थान के किस जिले में डडीकर शैल कला पुरास्थल स्थित है? अलवर, जयपुर, सीकर एंड बूंदी। तो किन में है? सो डडीकर रॉक आर्ट साइट इज लोकेटेड इन अलवर। नेक्स्ट, बाय whom the theory of foreign origin of Rajput was firstly propounded? यानी राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? कॉलोनल टोड, विलियम क्रुक, विंसेंट स्मिथ या D.R. भंडारकर? तो इनमें से किसके थ्रू किया गया था? कर्नल टोड के थ्रू किया गया था। नेक्स्ट, when did समर्थदास चरण started the publication of राजस्थान समाचार न्यूज़पेपर? समर्थदास चारण ने राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया था? तो यहां से एक बात तो ये पता चलती है दैट राजस्थान समाचार न्यूज़पेपर का पब्लिकेशन किसने किया था? समर्थदास चरण ने किया था। सो अकॉर्डिंग टू आंसर की इसका आंसर है 1885, इसका आंसर दिया गया है, बट गूगल पे इसका आ रहा है 1889। 1885 में क्या हुआ था? 1885 में राजस्थान टाइम्स इसका पब्लिकेशन हुआ था और राजपुताना हेराल्ड इसका पब्लिकेशन देखने को मिला था 1885 में। नेक्स्ट आता है, विच पर्सन फ्रॉम भरतपुर इंस्पायर्ड द फार्मर ऑफ शेखावटी टू फाइट फॉर देयर राइट? शेखावटी के किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु भरतपुर के किस व्यक्ति ने प्रेरित किया था? देशराज, सूरजमल, रामनारायण या फिर हरनाथ सिंह? सो देशराज ने जो शेखावटी के जो फार्मर्स थे उनको फाइट के लिए, उनके राइट की फाइट के लिए उनको इंस्पायर किया था। किसने? देशराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द राइटर ऑफ जगत सिंह काव्य? जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन है? सो रणछोड़ भट्ट, जगत सिंह, पंडित जीवाधर या रघुनाथ? सो कौन है राइटर जगत सिंह काव्य के? सो इट्स करेक्ट आंसर इज रघुनाथ। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ एक ही मूवमेंट? एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? टू रिमूव द एविल प्रीवेलेंट इन भील, freeing farmer from heavy revenue and unfair labor, freeing Bhil from clutches of money lenders, and forming an organization of Bhil and Gracio to establish the Bhil state। यानी एक ही आंदोलन का मेन पर्पस या मेन उद्देश्य क्या था? भीलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, टू रिमूव द एविल प्रीवेलेंट इन भील, किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना, freeing farmer from heavy revenue and unfair labor, भीलों को साहूकार के चंगुल से मुक्त करवाना, फ्रीइंग भील फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मनी लेंडर्स, या फिर भील राज्य की स्थापना करने के लिए भीलों एवं गरासियों का संगठन बनाना, फॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ भील एंड गरासियो टू स्टैब्लिश द भील स्टेट। सो इनमें से कौन सा मेन पर्पस था एक ही मूवमेंट का? सो किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना, फ्रीइंग फार्मर फ्रॉम हैवी रेवेन्यू एंड अनफेयर लेबर, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ एक ही मूवमेंट। Next question, which ruler of Rajasthan did not participate in Delhi Darbar held in 1903 and 1911? 1903 एवं 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया था? खेतड़ी के शासक अजीत सिंह, खेतरी रूलर अजीत सिंह, महाराणा साजन सिंह ऑफ मेवाड़ एंड महाराणा फतेह सिंह ऑफ उदयपुर एंड महाराजा गंगा सिंह? इनमें से कौन से शासक ने पार्टिसिपेट नहीं किया था दिल्ली दरबार में या दिल्ली दरबार में, जो कब हुआ था? 1903 और 1903 और 1911 में। सो किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था? महाराणा फतेह सिंह ऑफ उदयपुर
उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने। नेक्स्ट, व्हेन एंड हु फाउंडेड द सर्वहितकरण सभा इन चूरू? चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? 1907 में स्वामी गोपाल दास ने, मघाराम वैद्य ने, 1912 में प्यारेलाल साधु ने, या 1913 में विष्णु दत्त ने? सो व्हेन यानी कब फाउंड किया था और किसने फाउंड किया था सर्वहितकारिणी सभा को इन चूरू? सो 1907 में किया था किसने? स्वामी गोपाल दास ने। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ राजस्थान टू साइन द एक्सेशन लेटर इन द यूनियन ऑफ इंडिया? भारत संघ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? राजा हनुवंत सिंह ऑफ जोधपुर, या फिर उदयभान सिंह ऑफ धौलपुर, या फिर सदुल सिंह ऑफ बीकानेर, या फिर महाराजा सुमेर सिंह ऑफ किसानगढ़? सो हु वाज द फर्स्ट रूलर? इनमें से कौन सा फर्स्ट रूलर था भारत संघ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला? सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सदुल सिंह ऑफ बीकानेर भारत संघ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान का प्रथम शासक था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट गोविंद गुरु? गोविंद गुरु के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गोविंद गुरु वॉज बिलोंग टू बंजारा कास्ट, यानी बंजारा कास्ट से गोविंद गुरु उस जाति के थे। ये स्टेटमेंट करेक्ट या इनकरेक्ट है ये बताना है। गोविंद गुरु वॉज बोर्न इन 1858 एट पलपट्टा ऑफ डूंगरपुर। गोविंद गुरु स्टैब्लिश्ड धुनी एवं निशन इन बसिया विलेज एंड गोविंद गुरु प्रीच्ड द भील टू फॉलो द पाथ ऑफ रिलीजन एंड ट्रूथ। यानी गोविंद गुरु बंजारा जाति के थे, या फिर उनका जन्म 1858 में डूंगरपुर के पालपट्टा में हुआ था, या फिर गोविंद गुरु ने बासिया ग्राम में धुनी एवं निशान की स्थापना की थी, या फिर भीलों को धर्म एवं सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया था। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अबाउट गोविंद गुरु? सो गोविंद गुरु वॉज बोर्न इन 1858 एल पलपट्टा ऑफ डूंगरपुर, ये इनकरेक्ट है। बाकी जितने स्टेटमेंट है सब करेक्ट है। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुकनुद्दीन साहादीन रशीद एंड कासिम वॉज रिलेटेड टू विच स्टाइल ऑफ पेंटिंग? यानी ये जो रुकनुद्दीन है, शाहदीन है, रशीद है, कासिम है, ये कौन से पेंटिंग स्टाइल से रिलेटेड है? किसानगढ़ स्टाइल, बीकानेर स्टाइल, जोधपुर स्टाइल, या फिर आमेर स्टाइल? सो कौन से फेमस है ये है बीकानेर स्टाइल, इससे रिलेटेड है ये। वेयर इज द फोर्ट ऑफ 19 बेशंस ऑफ ट्राइकस्फेयर लोकेटेड? यानी त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहां पर स्थित है? तो ट्राइकस्फेयर लोकेटेड कहां पर है? जैसलमेर में, गागराउन में, हनुमानगढ़ में, या चित्तौड़गढ़ में? सो कहां पर स्थित है? जैसलमेर में। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ कछवाहा डायनेसिटी? कहां पर है? दौसा, जमवारामगढ़, आम्बेर, या फिर जयपुर? कहां पर है? दौसा, फर्स्ट कैपिटल ऑफ कछवाहा डायनेसिटी। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस विच वॉज द लार्जेस्ट प्रिंसिपल स्टेट ऑफ राजस्थान इन टर्म्स ऑफ एरिया? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? कब? ड्यूरिंग इंडिपेंडेंसी, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंसी। सो कौन सी थी? मेवाड़, मारवाड़, अंबेर, या फिर टोंक? सो कौन सी थी? मारवाड़ जो है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंसी क्षेत्रफल के हिसाब से या फिर टर्म्स ऑफ एरिया राजस्थान की सबसे बड़ी क्या थी? रियासत थी, प्रिंसिपली थी। नेक्स्ट आता है, इन विच ईयर स्वामी दयानंद एस्टैब्लिश्ड अ सोशल इंस्टीट्यूशन परोपकारिणी सभा एट उदयपुर? यानी किस साल में, इन विच ईयर स्वामी दयानंद उन्होंने स्टैब्लिश किया था सोशल इंस्टीट्यूशन दैट, जिसका क्या नाम था? परोपकारिणी सभा उदयपुर में। कब उन्होंने स्थापित की थी, कब स्टैब्लिश्ड की थी? 1865 में, 1880 में, 1883 में, या फिर 1819 में? सो कब उन्होंने स्टैब्लिश्ड की थी ये? 1883। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फोक डाइटिस वाइफ डिड नॉट कमिट सती? किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? हरबुजी, गोगाजी, तेजाजी, या फिर पाबूजी? किसकी नहीं हुई थी? कौन वाइफ सती नहीं हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरबुजी। नेक्स्ट,
कुंभ स्वामी टेम्पल ऑफ चित्तौड़गढ़ इज डिवोटेड टू विच डाइटी, यानी कि चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? सन, शिवा, विष्णु या फिर भैरवनाथ। तो चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर इनमें से विष्णु देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मेवारी लैंग्वेज हु कंपोज द योगा सूत्र, भागवत गीता एंड सांख्य कारिका टेक्स्ट। मेवारी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता और सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना किसने की थी? चतुर सिंह ने, पृथ्वीराज राठौर ने, दुर्सा आढ़ा ने या फिर शिवदास ने। मेवारी लैंग्वेज ने किसने कंपोज किए थे ये योगा सूत्रास एंड भागवत गीता एंड सांख्य का टेक्स्ट किसने किए थे ये कंपोज? सो दे आर कंपोज्ड बाय चतुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर आर द एंटिक्विटीज ऑफ द मयूरन पीरियड बुद्धिस्ट स्तूप डिराइव्ड? मौर्य युगीन स्तूप के पुरावशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? डोसा, भानघर, बेरात या फिर सांभर। कहां से प्राप्त हुए हैं, कहां से हम लोगों को मिले हैं? फ्रॉम वेयर? बेरात। नेक्स्ट, वेयर इज द प्रिंसिपल सीट ऑफ निबार्क सेक्ट लोकेटेड? निबार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां स्थित है? सिहार, गाल्टा, मोजामाबाद या फिर सालेमाबाद। कहां पर सिचुएटेड है, कहां पर लोकेटेड है ये? इट्स लोकेटेड इन सलेमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौली दूब विलेज इज रिलेटेड टू विच सेक्ट? जसनाथी, दरियापंथी, दादूपंथी या फिर लालदासी। किससे रिलेटेड है धौली दूब ग्राम, किस संप्रदाय से संबंधित है? इट्स रिलेटेड टू लालदासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज दामन ज्वेलरी वोर्न? दामना आभूषण कहां पहना जाता है? ईयर, नोन, फिंगर या फिर वेस्ट। इट्स वेयर इन फिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द प्रमोटर ऑफ जयपुर हाउस ऑफ ख्याल? ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? नसीरुद्दीन खान, दुलू खान, मानरंग या फिर हररंग। हु वॉज द प्रमोटर? इनमें से कौन प्रमोटर थे? इट्स मानरंग। When is the song जाला sung by women? जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया गया? At the time of well worship, on the occasion of जाल झूलनी एकादशी, on going to see the bride wedding procession, on the occasion of तीज worship. जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? कुआं पूजन के समय, जल झूलने एकादशी के अवसर पर, वर की बारात का डेरा देखने जाने पर या फिर ऑन द ओकेजन ऑफ तीज वर्शिप। कब किया जाता है, कब गाया जाता है? इट्स on going to see the bride wedding procession. At that time the song Jala was sung by the women. Next question, match the correctly and answer by using the code given below. A दे रखा है दलपुत विजय, ये हम लोग को मैच करने हैं। 93 दालपुत विजय ये किससे रिलेटेड होगा? यहाँ पर ऑथर का नाम दिया गया है और यहाँ पर ये लिटरेचर दी गई है कि कौन से रचनाकार ने कौन सा साहित्य लिखा था, कौन से ऑथर ने इनमें से कौन सा साहित्य लिखा था, उसे हम लोगों को क्या करना है? मैच करना है करेक्टली। इसका हो जाएगा खुमान रासो, ए का सेकंड। नेक्स्ट है नरपति नाह, इन ऑथर ने इनमें से कौन सा साहित्य लिखा था? इट बीसल देव रासो। ए का सेकंड, बी फोर्थ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड। यानी कि जोध राज, इन्होंने कौन सा लिखा था? इन्होंने लिखा था हमीर रासो। और नाला सिंह ने कौन सा लिखा था? नाला सिंह ने लिखा था विजयपाल रासो। ये ऑथर और कौन सा साहित्य लिटरेचर उनके द्वारा लिखा गया था उससे हम लोग को ये मैच करना था। नेक्स्ट है विच पीरियड ऑफ आर्ट रिप्रेजेंट द कामेश्वर टेम्पल ऑफ अववा? यानी अववा का कामेश्वर मंदिर किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करता है? गुप्ता पीरियड, गुर्जार प्रतिहार पीरियड, चौहान पीरियड या फिर परमार पीरियड। द करेक्ट आंसर इज गुर्जार प्रतिहार पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? हाईएस्ट पीक कौन सी है? रोजा भाकर, इसराना भाकर, झरोला पहाड़ या फिर ताराघर।
निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोला पहाड़ या फिर तारागढ़? सो तारागढ़ इज द हाईएस्ट पीक अमंग दिस all the option given here. Next question, which part of Aravali in Rajasthan receive highest amount of rainfall? यानी सबसे ज्यादा रेनफॉल कहां पर देखने को मिलेगी राजस्थान के अरावली के कौन से पार्ट में? नॉर्थ ईस्टर्न में, सेंट्रल में, सर्दर्न में, साउदर्न में या फिर शेखवाटी हिल्स में? तो कहां पर देखने को मिलती है? दक्षिणी यानी कि सदर्न में देखने को मिलती है, सर्दर्न में. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग एग्रोक्लाइमेटिक रीजन ऑफ राजस्थान रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल? कौन सा इनमें से, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? सभी के लिए इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, 98 वाला करते हैं. As per India State of Forest Report 2017 updated, which among the following district witnessed maximum negative change in the forest cover from 2015 to 2017? As per India State यानी इंडिया स्टेट के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 अपडेटेड, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, इनमें से कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है विटनेस मैक्सिमम नेगेटिव चेंज, जिसमें कि सबसे ज्यादा नेगेटिव चेंज हुए हैं इन द फॉरेस्ट कवर फ्रॉम 2015 टू 2017. सो फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग को बताना है कि इनमें से किसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव चेंज जो है वो मैक्सिमली क्या किए गए हैं, देखे गए हैं. सो हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, बारमर या फिर पाली? सो कहां पर देखे गए हैं? प्रतापगढ़ में देखे गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, while traveling from झालावर टू बीकानेर in the straight line, which of the following sequence of physical feature you will observe? यानी while traveling from झालावर टू बीकानेर, जब झालावाड़ से बीकानेर की तरफ इन स्ट्रेट लाइन आप ट्रेवल करते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ फिजिकल फीचर यू विल ऑब्जर्व? सो निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करोगे इन अ स्ट्रेट लाइन बताना है. सो इट्स हाड़ौती प्लेट्यू, बनास बेसिन और सेंट्रल अरावली. हाड़ौती पठार, बनास बेसिन एंड मध्य अरावली. सो ये जो है, ये जो फिजिकल एंटिटी है आप ऑब्जर्व करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, which among the following group of district of Rajasthan recording lowest female literacy as per 2011 census? यानी कि 2011 सेंसस जो जनगणना होती है उसके अकॉर्डिंग इनमें से राजस्थान की कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम फीमेल लिटरेसी यानी कितने वो एजुकेटेड हैं, यानी कि साक्षरता क्या है वो रिकॉर्ड की गई है. सो कोटा, धौलपुर, जयपुर में, या फिर जालोर, बीकानेर, प्रतापगढ़ में, या फिर जालोर, सिरोही, जैसलमेर में, या फिर बारमर, बारा या फिर जालोर में? इनमें से किस में सबसे ज्यादा ऑब्जर्व की गई है लोएस्ट लिटरेसी इन केस ऑफ फीमेल इन राजस्थान? इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखी गई है? सो इट्स जालोर, सिरोही, जैसलमेर. क्लियर है? इसके अलावा बारमार में भी कम ही देखने को मिलती है, बट जालोर, सिरोही एंड जैसलमेर इनमें लोएस्ट लिटरेसी देखने को मिली थी एज पर 2011 सेंसस. सो द क्वेश्चन इज, which among the following criteria has been maximum weightage while selecting new watershed in Rajasthan? यानी कि राजस्थान में नए वाटरशेड के चुनाव में निम्न में से किस मानदंड को सर्वाधिक महत्वता दी जाती है? मैक्सिमम वेटेज किसे दिया जाता है? किसके रेफरेंस में पूछा गया है? न्यू वाटरशेड के रेफरेंस में पूछा गया है इन केस ऑफ राजस्थान. सो पहला ऑप्शन आता है एरिया हैविंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी जिसमें क्या है, ड्रिंकिंग वाटर यानी जो पीने का पानी है उसकी कमी है. एरिया हैविंग मोर देन 75% ऑफ बीपीएल SC ST पॉपुलेशन. कम्युनिटी विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन पोस्ट मेंटेनेंस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड एरिया हैविंग वेरी लो वेजेस. तो इनमें से हमें चूज करना है किसके रेफरेंस में, न्यू वाटरशेड के रेफरेंस में इनमें से किसे मैक्सिमम वेटेज दिया गया है. सो अगर हम लोग इन सारे ऑप्शन को देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू वाटरशेड कौन सा मोस्टली उसके कोरिलेट करेगा? ऑप्शन एरिया हैविंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. ओके, सो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर आर्टिफिशियल हैचिंग ऑफ ग्रेट इंडिया बस्टर्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद. फॉर आर्टिफिशियल हैचिंग, आर्टिफिशियल मतलब आर्टिफिशियली तरीके से, हैचिंग मतलब एक स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान हैज रिसेंटली कोलैबोरेट विद. किसके साथ कोलैबोरेट किया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने?
वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बॉम्बे, बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी न्यू दिल्ली और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर स्विट्जरलैंड। सो किसके साथ कोलैब किया है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के साथ में कोलैबोरेट किया है। किसने कोलैबोरेट किया है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान ने कोलैबोरेट किया है। क्यों कोलैबोरेट किया है? फॉर आर्टिफिशियल हैचिंग ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द सोइल क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट राजस्थान रेवरिना सोइल इज फाउंड इन। एज पर द सोइल क्लासिफिकेशन यानी सोइल के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट राजस्थान रेवरिना सोइल कहां पर पाई जाती है, ये पूछा गया है। गंगानगर में, बीकानेर में, उदयपुर में और जालोर में। तो कहां पाई जाती है रेवरिना नाम का सोइल? जालोर में, अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट। उसके अकॉर्डिंग सोइल के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जालोर में रेवरिना जो सोइल है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट राजस्थान स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी कम इनटू इफेक्ट इन। कब इफेक्ट में आई थी? 1988 में, 2018 में, 2010 में या 2008 में? तो कब आई थी? ये देखने को मिली थी 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिवर बनास ओरिजिनेट फ्रॉम। कहां से ओरिजिनेट हुई है बनास रिवर? गोवंडा हिल्स नियर उदयपुर, नाग पहाड़ अजमेर, जनापाव हिल्स मध्य प्रदेश एंड खमनोर हिल नियर कुंभलगढ़। तो कहां से ओरिजिनेट हुई है ये ओरिजिनेट हुई है खमनोर हिल्स नियर कुंभलगढ़। क्लियर है? सो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करना है यहां पे हम लोगों को। एक तरफ मिनरल दिए गए हैं और एक तरफ मीनिंग एरियाज दिए गए हैं। सो रॉक फोस्फेट ये किसके साथ मैच होगा? धरियावाद या खमेरा के साथ में, दफान कोटरा या फिर फतेहगढ़, लीलवानी या फिर डेगना। इनमें से मैच करना है ये मिनरल कहां से, खनन क्षेत्र इसका क्या है वो यहां पे फाइंड करना है। सो इसका हो जाएगा रॉक फोस्फेट। इसका जो माइनिंग एरिया वो क्या है? डाफन कोटड़ा तथा फतेहगढ़। तो इसका क्या हो जाएगा? ए का सेकंड। क्लियर है? सो ए का सेकंड जो है ये दो ऑप्शन में दिया गया है। ए का सेकंड दो ऑप्शन में है और बी का फोर्थ भी दो ऑप्शन में है। सो यानी कि बाय डिफॉल्ट बी का क्या होना चाहिए? टंगस्टन का डेगाना। क्लियर है? नेक्स्ट आता है मैंगनीज का। सो मैंगनीज का क्या होगा? मैंगनीज का धरियावाद एंड खमेरा। एंड डोलोमाइट का क्या रह गया? डोलोमाइट का हो जाएगा लिलवानी। क्लियर है? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग को मैच करना है लेक और डिस्ट्रिक्ट। जैसे लेक का नाम दिया गया है उम्मेद सागर और डिस्ट्रिक्ट यहां पर दी गई है लिस्ट, सिरोही, उदयपुर, धौलपुर या फिर भीलवाड़ा। सो मैच करना हम लोग को यहां पर। सो जो लेक है कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ में मैच होगी? उम्मेद सागर इज मैच्ड विद दिस। क्लियर है? जो कि दो ऑप्शन में है, फर्स्ट में और सेकंड में। नेक्स्ट आता है नाकी लेक, सिरोही। सो ए का फोर्थ जो कि दो ऑप्शन में है एंड बी का फर्स्ट जो कि सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ राजस्थान। यानी राजस्थान का जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इनमें से कौन सा है जो उसके साथ में कोरिलेट नहीं करता, रिलेटेड नहीं है? रिलायंस कॉमटेक्स उदयपुर या फिर मेवाड़ टेक्सटाइल भिलवाड़ा या फिर बिरला कॉरपोरेशन चित्तौड़गढ़ या फिर एडवर्ड मिल्स बेवार। तो इनमें से कौन सा रिलेट नहीं करता है? सो बिरला कॉरपोरेशन चित्तौड़गढ़ इज नॉट रिलेटेड विद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेवाड़ शुगर मिल इज सिचुएटेड एट। कहां पे सिचुएटेड है ये मिल? भोपाल सागर में, श्री गंगानगर में या फिर उदयपुर में या फिर केसोरायापट्टनम में। सो कहां पर सिचुएटेड है ये? भोपाल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों को प्लेस और इंडस्ट्री मैच करना है यहां पर। जैसे प्लेस दिया गया यहां पर बेवार दिया गया है, भरतपुर दिया गया है, गंगानगर दिया गया है और केसवा नागुजर दिया गया है। और इंडस्ट्री मस्टर्ड ऑयल, शुगर या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फिर पेपर इंडस्ट्री। सो मैच करना है हम लोगों को यहाँ पे। सो बेवार का कौन सा मैच हो जाएगा यहाँ पे? ए का मैच हो जाएगा यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री।
क्लियर है? सो ए का थर्ड, जो कि 2 ऑप्शन में दिया गया है, फर्स्ट में और सेकंड में। सो बी का बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सो भरतपुर मस्टर्ड ऑयल से रिलेटेड है। गंगानगर कहाँ से रिलेटेड होगा? गंगानगर होगा शुगर इंडस्ट्री से। एंड केशवा नागुजर किससे रिलेटेड होगा? पेपर इंडस्ट्री से। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट रिलेटेड विद पॉवर्टी? कौन सी रिलेटेड नहीं है गरीबी रेखा से? सो रंगराजन कमिटी, लकड़ावाला कमिटी, तेंदुलकर कमिटी या आर स्वामीनाथन कमिटी? सो विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट रिलेटेड विद पॉवर्टी? सो कौन सी कोरिलेटेड नहीं है? आर स्वामीनाथन कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the mega solar power project of Rajasthan approved by the Ministry of New and Renewable Energy is situated at? वन ऑफ द मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है राजस्थान का, वो किसके थ्रू अप्रूव किया गया है? अप्रूव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इज सिचुएटेड एट, कहां पर सिचुएटेड है? B3 में, देवघर में, बलोत्रा में या फिर फतेहगढ़ में? तो कहां पर सिचुएटेड है? फतेहगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, with the support of Ministry of Food Processing Industry, Government of India, Greentech Mega Food Park established its unit at? So with the support of Ministry of Food Processing Industry, यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के सपोर्ट के साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क कहां पर स्टैब्लिश किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? रूपनगर अजमेर में या फिर जोटवाड़ा जयपुर में या फिर टोंक में या फिर गंगा नगर में? तो कहां पर सिचुएटेड किया है? कहां पर ये देखा गया, कहां पर स्थापित है ये? सो ये स्थापित किया गया है रूपनगर अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, नाथारा की पाल एंड मोरिजा बनोल बेल्ट हैव माइंस ऑफ? सो इन क्षेत्र में कौन सी माइंस या खाने पाई जाती हैं कोयले की? कोल, आयरन और कॉपर या फिर मैंगनीज की? सो किसकी पाई जाती हैं? आयरन और यानी लोह अयस्क की पाई जाती हैं खान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेकंड न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ राजस्थान इज प्रपोज्ड एट? यानी जो सेकंड न्यूक्लियर प्लांट है, पावर प्लांट है राजस्थान का, प्रपोज्ड एट कहां पर प्रस्तावित किया गया था? जोधपुर में, बांसवाड़ा में, बीकानेर में या फिर अलवर में? सो कहां पर किया गया था? बांसवाड़ा में। सो राजस्थान का द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द राजस्थान पुलिस ऑफिसर विच वॉज ऑनर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन मेडल फॉर पीस कीपिंग इन साउथ सुडान इज? यानी राजस्थान पुलिस ऑफिसर, राजस्थान की पुलिस अधिकारी हु वाज ऑनर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन, जिसे किसने ऑनर किया था? यूनाइटेड नेशन मेडल फॉर पीस, दक्षिण सूडान में शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक द्वारा सम्मानित किया गया था। कौन थे वो? कमल शेखावत, कोमल राठौर, अमनदीप रावत या फिर रविंद्र कौर विज? तो कौन थे वो? सो दैट इज कमल शेखावत। Which of the following statement is not true about राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड? यानी राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? इट वॉज स्टैब्लिश्ड फॉर पावर ट्रेडिंग बिजनेस, यानी ये क्यों स्टैब्लिश किया गया था? इट वॉज स्टैब्लिश फॉर पावर ट्रेडिंग बिजनेस के लिए इसको स्टैब्लिश किया गया था। सो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। राजस्थान ऊर्जा विकास तो पावर ट्रेडिंग के लिए ही इसको किया गया होगा। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, यानी इसे कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत समामेलित किया गया था। सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इट वॉज फॉर्म्ड इन 2015 आफ्टर अ कैबिनेट डिसीजन। ये कब फॉर्म किया गया था? 2015 में किया गया था, कैबिनेट डिसीजन के बाद में, मंत्रिमंडल निर्णय के पश्चात ये 2015 में गठित की गई थी। नेक्स्ट वन इज, इट इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन, ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन एंड प्रोडक्शन कॉर्पोरेशन। मीन्स इट इज अ होल्डिंग कंपनी किसके लिए? डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण निगमों, प्रसारण निगम एवं उत्पादन निगम की सूत्रधारी कंपनी है। सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। सो करेक्ट क्या हो जाएगा फिर इसका? फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आस्क्ड इन द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बायत कांसल एंड कपूरडी एरिया आर फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ? तो राजस्थान के जो एरिया है किसके लिए फेमस है? विंड एनर्जी के लिए, जियोथर्मल एनर्जी के लिए, ऑयल एंड गैस के लिए या फिर हाइड्रो पावर? हाइड्रो मीन्स वाटर पावर। सो किसके लिए ये फेमस है? सो दीज आर फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायल जांगीड़ ऑफ राजस्थान रिसीव्ड द चेंज मेकर अवार्ड, यानी जो पायल जांगीड़ है राजस्थान की, उन्हें चेंज मेकर अवार्ड रिसीव हुआ था
फ्रॉम बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन इन अमेरिका एंड शी बिलोंग टू, कहां से वो बिलोंग करती हैं, राजस्थान के कौन से एरिया से वो बिलोंग करती हैं? देसूरी डिस्ट्रिक्ट पाली, खीचन डिस्ट्रिक्ट जोधपुर, हिंसला डिस्ट्रिक्ट अलवर या सानोड डिस्ट्रिक्ट अजमेर। तो कहां से बिलोंग करते हैं? शी बिलोंग फ्रॉम हिंसला डिस्ट्रिक्ट अलवर। सो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, FSSAI is the regulating body for food safety in India. In the October 2019, on the occasion of World Food Day, FSSAI started many initiatives. Which of the following was not among them? Means FSSAI क्या है? एक सिचुएटरी बॉडी है, एक रेगुलेटिंग बॉडी है फॉर फूड सेफ्टी। इन द अक्टूबर 2019 में ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फूड डे के ओकेजन पे FSSAI स्टार्टेड मैनी इनिशिएटिव, बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए थे FSSAI के थ्रू। तो इनमें से कौन सा इन्वॉल्व नहीं था उनमें? फूड सेफ्टी मित्र स्कीम वॉज लॉन्च्ड, यानी खाद्य सुरक्षा मित्र योजना का शुभारंभ। अ स्मार्ट जैकेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर फील्ड स्टाफ टू कीप देयर डिवाइसेस, यानी अपने फील्ड कर्मियों के उपकरणों को रखने के लिए एक स्मार्ट जैकेट जारी की गई। अ रीयूजेबल क्लॉथ बैग वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू रिप्लेस प्लास्टिक बैग फॉर शॉपिंग, यानी खरीदारी के लिए जो प्लास्टिक बैग्स का यूज किया जाता है उनको रिप्लेस किया गया, प्रतिस्थापित करना। किससे रिप्लेस किया गया? रिप्लेस रीयूजेबल क्लॉथ के साथ में रिप्लेस करना। टू इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोसेस्ड फूड एन एग्रीमेंट वाज एग्जीक्यूटेड विद एन अमेरिकन फर्म, यानी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की उपयोग अवधि बढ़ाने के लिए एक अमेरिकन कंपनी के साथ में क्या करना? समझौता करना, एग्रीमेंट साइन करना। तो कौन सा इनमें से इनिशिएटिव बिलोंग नहीं करता, कौन सा उस टाइम पर इनिशिएट नहीं लिया गया था, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। So to increase shelf life of processed food, an agreement was executed with an American firm that is not take as an initiative by FSSAI on the occasion of World Food Safety Day in 2019. So ये statement जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। From the following pair, choose the pair of which both the person along received Nobel Prize in Economics with Esther Duflo, यानी यहाँ पर from the following pair, चूज द पेयर, एक पेयर चूज करना है। बोथ द पर्सन, दोनों ही पर्सन, ऑल्सो रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, किसमें नोबेल प्राइज मिला है? इकोनॉमिक्स में, विद ईस्टर डफलो। पहला है माइकल क्रेमर एंड अरिजीत बनर्जी, पॉल रोमर एंड अभिजीत चैटर्जी, माइकल क्रेमर एंड अभिजीत बनर्जी एंड माइकल क्रेमर एंड डीन कार्लिन। सो कौन सा हो जाएगा इसमें से? सो द करेक्ट इज माइकल क्रेमर एंड अभिजीत बनर्जी। दोनों को क्या मिला है? बोथ द पर्सन रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। इन राजस्थान वेरियस ग्रेड ऑफ कॉपर इज अवेलेबल, कॉपर के बहुत सारे ग्रेड अवेलेबल हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ राजस्थान विच प्लेस हैज द हाईएस्ट कॉपर डिपॉजिट ऑफ ऑल ग्रेड, यानी राजस्थान में विभिन्न श्रेणियों का तांबा पाया जाता है। राजस्थान की निम्नांकित जगहों में से किस जगह समस्त श्रेणियों का तांबा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सो हाईएस्ट कॉपर डिपॉजिट ऑफ ऑल कॉपर ग्रेड कौन से प्लेस में पाया जाएगा राजस्थान में? अंजनी उदयपुर में, मदन कुदान झुंझुनू में, बेड़ावल कीपाल उदयपुर में या फिर हनोतिया अजमेर में। तो कहां पर पाया जाता है? अंजनी उदयपुर में। नेक्स्ट वन इज आबू एरिया, यानी आबू पर्वत, माउंटेन आबू एरिया इज मेनली फॉर्म्ड बाय ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ओबिसिडियन या फिर बिटुमिनस रॉक्स। सो आबी पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है, किससे बनाया गया है? मेनली फॉर्म्ड बाय, सो इट मेनली फॉर्म्ड बाय ग्रेनाइट। नेक्स्ट, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट रिसेंटली अपॉइंटेड एज सुप्रीम कोर्ट जज, यानी फॉर्मर चीफ जस्टिस जो है राजस्थान हाई कोर्ट के, जिनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के एज अ जज, जिनको अपॉइंट किया गया वो कौन है? मोहम्मद रफीक, श्रीपति आर भट्ट, गोविंद माथुर या फिर विनीत कोठारी। राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, उनका नाम बताना है। सो इट्स श्रीपति आर भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है यहाँ पे मिनरल एंड प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट, यानी वो मिनरल कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाता है, उत्पादक जिला कौन सा है, उसके साथ में मैच करना है। सो पहला मिनरल यहाँ पर दिया गया है वोल्फ्रेमाइट, बेरिलियम, मैंगनीज एंड बेंटोनाइट। एंड प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं बर्मर, बंसवाड़ा, उदयपुर एंड नागौर। सो मैच करना है यहाँ पे। सो वोल्फ्रेमाइट कहां पर प्रोड्यूस किया जाता है? नागपुर में। सो ए का दिया गया 4 जो कि सेकंड ऑप्शन में है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड।
At Yokohama, Japan, FAO has its headquarter, रीजनल ऑफिस, सब रीजनल ऑफिस या फिर लेसन ऑफिस। मुख्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय है, उप क्षेत्रीय कार्यालय या फिर संपर्क कार्यालय है। सो क्या है? संपर्क कार्यालय, लिएसन ऑफिस। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अबी अहमद अली and choose the correct answer code. He is the president of Ethiopia who earlier served as an army officer. He was awarded the Nobel Peace Prize 2019. So ये दो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं और ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट अबाउट अबी अहमद अली करेक्ट है। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इथोपिया, यानी वो इथोपिया के प्रेसिडेंट हैं जो पहले एक आर्मी ऑफिसर थे, हु अर्लियर सर्व्ड एज एन आर्मी ऑफिसर। ही वाज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2019, उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार 2019 अवॉर्डेड है। सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट अबी अहमद अली? सो ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2019, ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है उनके बारे में। सो ओनली बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस वेयर द इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड एन अमेरिकन प्रेसिडेंट मीट इन सितंबर 2019 इज, यानी इंडियन प्राइम मिनिस्टर और अमेरिकन प्रेसिडेंट 2019 में सितंबर में कहाँ मिले थे? इंडिया में, जर्मनी में, फ्रांस में या फिर अमेरिका में? तो कहां पर मिले थे? फ्रांस में मिले थे। 21 अक्टूबर 2019 was the legislative assembly election date for the state or state, यानी 21 अक्टूबर 2019 जिस राज्य या जिन राज्यों के विधानसभा के मतदान की दिनांक है, सिक्किम ओनली, हरियाणा ओनली, महाराष्ट्र एंड पंजाब, हरियाणा एंड महाराष्ट्र। सो इट वाज हरियाणा एंड महाराष्ट्र। ये स्टेटमेंट 2019 में ये पेपर राजस्थान का है ये। सो एक करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। सो एट दैट टाइम 21 October 2019 was the legislative assembly election date for the statement or state हरियाणा एंड महाराष्ट्र। सो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCERT has started a national level program for the holistic advancement of school head and teacher, यानी NCERT ने एक नेशनल लेवल प्रोग्राम स्टार्ट किया है फॉर द होलिस्टिक अप्रोच को ध्यान में रखते हुए। किसकी होलिस्टिक अप्रोच के लिए? किसके एडवांसमेंट के लिए? स्कूल हेड्स के लिए और टीचर्स के लिए। द एब्रीविएटेड नेम ऑफ दिस प्रोग्राम इज, सो उस प्रोग्राम का क्या नाम है? प्रतिष्ठा, परीक्षा, निष्ठा या फिर इष्ठा? तो क्या नाम दिया गया है उसका? उसका नाम दिया गया है निष्ठा। यानी NCERT ने विद्यालय प्रधानों और शिक्षकों की समग्र प्रगति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम का संक्षिप्त नाम है निष्ठा। सो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द विजिट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑन 17 and 18 August 2019 टू विच कंट्री द रुपे कार्ड वाज लॉन्च्ड इन दैट कंट्री, यानी भारतीय प्रधानमंत्री की 17 और 18 अगस्त 2019 को किस देश की यात्रा के दौरान उस देश में रुपे कार्ड का शुभारंभ हुआ था? मलेशिया में, भूटान में, श्रीलंका में या फिर नेपाल में? तो भूटान में किया गया था। An aircraft of Indian Air Force crashed in Gwalior on 25th September 2019. So उस एयरक्राफ्ट का नाम क्या था? So ये MiG-21। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब ये पेपर हुआ था तो उस टाइम के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं ये 2019 के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आइडेंटिफाई द सिटी वेयर द लार्जेस्ट बिजनेस इंक्यूबेटर ऑफ इंडिया भामाशाह टेक्नो हब हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, यानी उस शहर को पहचानिए जहां राजस्थान सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा बिजनेस इंक्यूबेटर भामाशाह टेक्नो हब स्थापित किया गया था, यानी स्टैब्लिश्ड किया गया था। जोधपुर, झालवाड़ा, अजमेर या फिर जयपुर? सो इट्स जयपुर। Which of the following force launched Operation Sudarshan in July 2019, यानी निम्नलिखित बलों में से किसने जुलाई 2019 में ऑपरेशन सुदर्शन स्टार्ट किया था, शुरू किया था? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? सो किसने स्टार्ट किया था? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशन सुदर्शन लॉन्च किया था इन जुलाई 2019। हु अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट पर्सन ऑफ राजस्थान इज नॉट रिलेटेड टू शूटिंग, यानी राजस्थान के निम्नांकित खिलाड़ियों में से कौन निशानेबाजी से संबंधित नहीं है? दर्शन राठौड़, कार्तिकी शेखावत, यशराज सिंह या फिर निशा शर्मा? सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कार्तिकी शेखावत इज नॉट रिलेटेड टू शूटिंग। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एक्ट विच वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन दिसंबर 1985 केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास अधिनियम संसद द्वारा
दिसंबर 1985 में पारित होने के बाद जब से लागू हुआ वह तिथि है 13 फरवरी 1986, 13 जनवरी 1986, 1 मार्च 1986 या फिर 1 अप्रैल 1986. So it's 13 February 1986. Come into effect from 13 February 1986. BIS हॉलमार्क इज यूज्ड एज एन इंडियन स्टैंडर्ड फॉर, किस लिए यूज किया जाता है? BIS हॉलमार्क को भारतीय मानक के रूप में जिनके लिए उपयोग में लाया जाता है, इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, मेडिकल प्रोडक्ट, इधर गोल्ड एंड सिल्वर प्रोडक्ट. सो इट्स यूज्ड एज एन इंडियन स्टैंडर्ड फॉर गोल्ड एंड सिल्वर प्रोडक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन राजस्थान, यानी कि जो प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन राजस्थान यानी वर्तमान जेल महानिदेशक राजस्थान के कौन है? महेश चंद्र बेरवा, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, ओमेंद्र भारद्वाज या फिर NPK रेड्डी. सो 2019 में कौन थे उस टाइम पे? सो इट्स NRK रेड्डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, 2019 में एग्जाम हुआ था तो उसी टाइम के क्वेश्चन पूछे गए हैं. सो चंद्रयान 2 वाज लॉन्च्ड ऑन, कब लॉन्च किया गया था? सो ये लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर. सो इट्स फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच ऑफ मिल्क इज, मिल्क का पीएच जो है वो अप्रोक्सीमेटली 7 के आसपास होता है, तो इट्स 6.8. नेक्स्ट, pKa वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड इज, pKa वैल्यू क्या होती है एसिटिक एसिड की? 4.76, 5.65, 3.76, 3.67. सो ये समहाउ बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाता है. सो pKa वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड इज 5.65. वैल्यू ऑफ Kw at 298K इज, क्या वैल्यू होगी? सो इट्स 1 into 10 to the power minus 14. नेक्स्ट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज, सो रेट कांस्टेंट पूछा गया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये आपने पढ़ी होंगी. सो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज, क्या यूनिट होगी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए? सो इट्स मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स. नेक्स्ट, द मोलिकुलर ज्योमेट्री ऑफ ClF3, Cl यानी क्लोरीन एंड F यानी फ्लोरीन. सो किस तरीके से होगा? So it's F3. 3 फ्लोरीन है, तीनों के ऑक्टेट में जैसे फ्लोरीन का क्या होगा? 9 होगा एटॉमिक नंबर. तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 7. सो आउटर शेल में 7 होंगे. क्लोराइन का होगा 17, क्लोरीन का, सो 2, 8 एंड 7. तो 1 की रिक्वायरमेंट होगी फुलफिल करने के लिए. मोलिकुलर ज्योमेट्री क्या होगी? इसकी मोलिकुलर ज्योमेट्री होगी टी शेप. RC डबल बॉन्ड OH प्लस 2H, प्लेटिनियम. मेन प्रोडक्ट पूछा गया है, मेन प्रोडक्ट क्या होगा? सो मेन प्रोडक्ट क्या होगा? इट्स दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिएक्शन दी गई है यहां पर और पूछा गया है कि रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है. सो ये रिएक्शन रिमर टीमन रिएक्शन है या फिर कोलैब रिएक्शन या फ्रिडल क्राफ्ट है, विलियमसन सिंथेसिस है. ये सारी रिएक्शन जब मैंने केमिस्ट्री का पोर्शन करवाया था तब वहां पर करवाए थे कि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होगा, रिमर टीमन रिएक्शन क्या होगा. तो ये रिएक्शन कौन सा होगा? ये होगा रिमर टीमन रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल फॉर्मूला ऑफ गैमेक्सिन. गैमेक्सिन का केमिकल या रासायनिक फॉर्मूला यहाँ पर पूछा गया है. C6Cl6, C6H5Cl7, C6H4Cl8, C6H6Cl6. सो केमिकल फॉर्मूला क्या होगा इसका? C6H6 एंड Cl6. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यहाँ पर ये रिएक्शन दी गई है और इसका मेन प्रोडक्ट पूछा गया है और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में. सो मेन प्रोडक्ट इसका एनहाइड्राइड होगा या फिर कीटोन होगा या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या फिर एल्डेहाइड होगा. सो इसका मेन प्रोडक्ट एनहाइड्राइड होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिल्डेन रिएजेंट. टिल्डेन जो रिएजेंट है वो क्या है? नाइट्रोसिल क्लोराइड है, एसिटाइल क्लोराइड है, पायरेडीन है या फिर पर एसिड है. सो इट्स नाइट्रोसिल क्लोराइड. नेक्स्ट, केमिकल स्ट्रक्चर पूछा गया है पिनेकोल का. सो पिनेकोल का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होगा? सो दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पिनेकोल, यानी CH3, 4 कार्बन है, 1 कार्बन यहाँ पे
6 and OH and OH. This is the chemical structure of Pinacol. So thank you so much everyone. If you find this video beneficial for you, please don't forget to like, share and subscribe this channel for more such kind of videos. And if you have any query regarding this lecture, you can ask that in comment section. So thank you so much everyone.